हमारा सेगमेंट चल रहा है जो आपका भी बहुत फेवरेट सेगमेंट है, डालडा का दस्तरखान। लेकिन आज मैं यहाँ पे अकेली हूँ क्योंकि सुमैया ने शायद मुझे धोखा दे दिया है। सुमैया आज नहीं है, सुमैया कहीं और मसरूफ़ है, वो हमें बाद में ज्वाइन करेंगी, कल ज्वाइन करेंगी। लेकिन सुमैया, मैं आपको बहुत मिस करूँगी क्योंकि आप मेरा बहुत ज़्यादा हाथ बटा देती हैं और आपके साथ पता ही नहीं चलता शो का टाइम कब गुजर जाता है सेगमेंट का। लेकिन आज मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं और बहुत ही बेहतरीन गेस्ट हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर रुबीना ताहिर, IVN इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हैं। उनको वेलकम कहते हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। आई नो आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और ख़ासतौर पर रमज़ानों में डॉक्टर्स बड़े मसरूफ़ होते हैं, उनकी टाइमिंग्स ही नहीं मिलती हैं, तो आपने वक्त निकाला अपना कीमती और हमारे पास आई, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। जनाब, हम लाइव कॉलर्स भी लेंगे, अगर आपको कोई सवाल करना हो डॉक्टर साहिबा से तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं थोड़ी सी रेसिपी की तरफ, ताकि मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करूँगी और साथ साथ डॉक्टर साहिबा से हम बात भी करते रहेंगे क्योंकि इनफर्टिलिटी के ऊपर बात होगी आज, जो कि एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट मसला है। तो आज हम बना रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब। कच्चे कीमे के कबाब ये होते हैं यानी कि अंदर से नहीं, बिल्कुल आपको कीमे का एक्चुअल टेस्ट आता है। बहुत तेज़ ज़्यादा मसाले नहीं होते इसमें, लेकिन ये बड़े मज़े के बनते हैं, बहुत आसानी से, बहुत क्विक बनते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं ईद करीब है, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो रेसिपीज़ बनाना सिखाऊं जो आप ईद पे बना लें, अपनी डाइनिंग टेबल पे रख लें, ट्रॉली सजा लें। या फिर अगर ईद पे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो बहुत से लोग पसंद नहीं करते कि बिरयानी हो, ईद पे कहते हैं हल्के मसाले का आप पुलाव बना लें, तो पुलाव के साथ आप ये कबाब सर्व कर सकते हैं या वैसे भी आप बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनते हैं और बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। क्विकली या मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं इसमें, फिर डॉक्टर साहिबा से बात भी करते रहेंगे, ठीक है जी। मेरे पास यहाँ पे है आधा किलो कीमा। बीफ का कीमा मुझे मिला नहीं था मॉर्निंग में, तो मैंने चिकन का ही ले लिया। लेकिन ये कबाब आप बीफ के कीमे में बनाएंगे, बारीक कीमा मशीन का निकला हुआ, तो बहुत ही मज़े के कबाब बनेंगे उससे, ठीक है जी। साथ साथ इसमें इंग्रेडिएंट्स भी हम ऐड ऑन करते रहते हैं, डॉक्टर साहिबा से बात भी करते हैं। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और बहुत बढ़ रहा है, और अफसोस की बात ये, लोग 12-13 साल इलाज भी करवाते हैं लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आते, तो इसकी वजह क्या है? देखो, जो 12-13 साल वाला आप बात कह रहे हो ना, वो तो मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं जी हमने तो सारा इलाज करा लिया, और जाहिर है कि उनकी शादी को 12-13 साल गुजर गए, तो दैट इज़ अ लॉन्ग टाइम। लेकिन अब होता क्या है कि वो अपने ख्याल में डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं इन्वेस्टिगेशंस कराई। जब मैं उनकी वो इन्वेस्टिगेशंस लेके देखती हूँ तो उनको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई टेस्ट नहीं होता। उन्होंने नज़ला, बुखार, खांसी वाले जो रूटीन वाले टेस्ट हैं वो कराए हुए होते हैं, तो वो टेस्ट इतने बड़े बड़े पुलंदे हमारे पास लेके आ रहे होते हैं, बट वो प्रैक्टिकली ज़ीरो होते हैं। तो इसलिए इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली हर डॉक्टर उसको सही मैनेज नहीं कर सकता। उनको प्रॉपर उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर रहा हो, ठीक है। और फिर हमेशा सिर्फ दवाई नहीं होती, बहुत दफ़ा लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। एक पेशेंट मेरे पास था, उसने कहा कि जी वो 6 साल हो गए शादी को और बच्चा नहीं हुआ। एकदम मैं अलार्म हो गई ना, 6 साल इतना दिन गुजर गए। लेकिन जब उसकी हिस्ट्री ली तो पता लगा कि जी उसका शौहर तो 4 साल बाहर रह रहा था, और अभी भी वापस आया तो वो 15 दिन, वो कहीं वो अलग शहर में, ये अलग शहर में, तो 15 दिन में विजिट करता है 2-3 दिन के लिए। तो आई मीन ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब हम इलाज कर रहे होते हैं ना, तो इट्स नॉट ओनली मेडिसिन, सिर्फ दवाइयाँ नहीं देनी होती हैं। सही है। PCOS का एक बहुत ही एक बड़ा मसला है आजकल, बहुत यंग लड़कियों में भी हो रहा है और हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे, हमें पता भी नहीं चल रहा कि PCOS का इशू हो गया। लेकिन जब आप चेकअप करवाने जाते हैं तो आपके रिजल्ट में आता है कि जी आपको भी PCO है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी बच्चियाँ, लड़कियाँ कंसीव नहीं कर पाती। तो इसका क्या प्रॉपर एक ट्रीटमेंट अलग से है या फिर ये भी इनफर्टिलिटी के ही उसमें आता है? डेफिनेटली देखो, PCO जो है ना, PCO लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइक जेनेटिक भी होती है कि आपकी फैमिली में पीछे से कुछ हिस्ट्री होती है, कुछ जीन्स आपके पास आए होते हैं, लेकिन मेनली PCO में क्या होता है कि उसके बाद में लाइफस्टाइल, आपका वज़न बढ़ गया, आपकी डाइट सही नहीं है, तो ये वाले सारे फैक्टर बहुत काउंट करते हैं। और PCO में ना, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा, वो कहते हैं जी हमने 3 महीने के लिए PCO का इलाज कराया लेकिन हम अभी भी ठीक नहीं हुए। तो PCO के 7 पैदा होते हैं, 7 मरते हैं, वो ख़त्म नहीं होता। उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, अंडर कंट्रोल रखा जा सकता है। बच्चा पैदा करने में भी, प्रेगनेंसी होने में PCO रुकावट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अच्छा, बहुत सारे केसेस में PCO होता है, लोगों को पता भी नहीं होता, प्रेगनेंसीज भी हो जाती हैं, सब सही रहता है। तो फिर ये वजह क्योंकि PCO में तो आप कहते हैं ना आपका इतना ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, सारों में नहीं बढ़ता, सब में नहीं होता। अच्छा, ये भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं उसकी। अच्छा, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। सही। डॉक्टर साहब, 2 मिनट लूँगी आपसे ताकि मैं व्यूअर्स को बता दूँ कि रेसिपी में मैंने क्या क्या ऐड ऑन किया है। अच्छा जी, मैंने आधा किलो कीमा लिया था यहाँ पे चिकन का, क्योंकि बीफ का कीमा मुझे नहीं मिला था। आप लेकिन बीफ के कीमे में ही बनाइए, क्योंकि ये कबाब का जो एक्चुअल फ्लेवर आता है वो बीफ के कबाब में ही आता है, मटन के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या किया, आधा किलो कीमे में मैंने नमक लिया हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर डाली मैंने इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है 1 टेबलस्पून। अच्छा, ये बहुत चटपटे से बनेंगे कबाब। अगर आपको चटपटा ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैं हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ चॉप,
तो आप मिर्चों का रेशो कम कर सकते हैं हस्बे जायका, ठीक है। साबुत धनिया कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया को भुना हुआ नहीं है, सिर्फ कूट लिए ताकि अच्छी सी खुशबू आएगी उसकी। ज़ीरा पाउडर डाला इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून, और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, हरी मिर्चें बारीक चॉप करके ऐड की हैं। हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, अगर आप लोगों को नहीं पसंद है, बच्चों को खाना है या घर में पसंद नहीं की जाती, बहुत तीखा लगता है, तो हरी मिर्चें आप स्किप कर सकते हैं, वरना फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है हरी मिर्चों का, चटपटा सा। अच्छा, और इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज, बहुत ही बारीक कटी हुई प्याज है मेरे पास, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। एक छोटी मीडियम साइज़ की आप प्याज ले लीजिए आधा किलो कीमे में। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे है टमाटर। टमाटर को देखें आप, ये भी मैंने क्यूब्स में कट किए हुए, लेकिन इसका बीज निकाल दिया है, ठीक है। बीज निकालने के बाद मैंने ये टमाटर क्यूब्स में कट कर लिए हैं। फ्रेशली चॉप्ड हरा धनिया इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें मैंने चाट मसाला भी ऐड किया है, और उसके बाद से मैंने ऐड किया आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। एक हल्की सी खटास आ जाएगी आमचूर पाउडर से, और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आएगी। इसको अब हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, मैरिनेट करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम बाइंडिंग के लिए 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, सही है जी। डॉक्टर साहिबा आप बताइए, आप बता रही थी इनफर्टिलिटी के बारे में कि बेसिकली रीजंस क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के, और अगर आपको इससे क्योर करना हो, और मेडिसिन के अलावा क्या हमारा नॉर्मल रूटीन भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल, नॉर्मल रूटीन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि देखो ना, एक तो ये है कि हस्बैंड और वाइफ का साथ रहना ज़रूरी है, फर्स्ट 1 थिंग। उसके बाद में ये कि बहुत सारे लोगों ने ना स्ट्रेस, शादी हुई नहीं 2-3 महीने के बाद से एक स्ट्रेस शुरू हो गया, अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ। स्ट्रेस इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग। तो स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, अल्लाह के काम है, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें तो बेहतर है। तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ना टेंशन, स्ट्रेस, फिर लाइफस्टाइल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम इतना थक के आते हैं, मेरे पास जैसे डॉक्टर्स आते हैं पेशेंट, वो कहते हैं जी हमारी तो नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, हम इतने लंबे लंबे आवर्स काम कर रहे होते हैं, घर आके हम तो पढ़ के सो जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब लाइफस्टाइल इतना टफ है कि लोग इस वक्त जो है ना, लाइफ जो है वो एक रेस बन गई, लोग दौड़े जा रहे हैं। तो आपके पास लाइफ में जो चीज़ें हैं एंजॉय करने के लिए, आपके पास उसका टाइम ही नहीं बचा है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो लाइफस्टाइल में काउंट करती हैं, जो आपको अपनी आप इम्प्रूव कर सकते हो। डॉक्टर क्या इसमें हमारी नींद भी काउंट करती है, हमारे खाने पीने का रूटीन, हमारे सोने बैठने का, उठने का रूटीन, कि हम रात रात भर जाग रहे होते हैं, दिन भर सो रहे होते हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते, टाइम पे डाइट नहीं सही लेते, अपनी मेडिसिन नहीं लेते, तो इसका भी बहुत बड़ा एक असर है, फर्क पड़ता है। देखो, अगर आप रात और दिन का जो है ना, बॉडी के हार्मोन्स अलग होते हैं। नाइट टाइम में कुछ और रिलीज हो रहा होता है, डे टाइम में कुछ और रिलीज हो रहा होता है, और उसका ताल्लुक होता है आपका जो डाययूरेनल रिदम है, लाइक आप कब उठते हो, कब सोते हो। जिन लोगों की नाइट ड्यूटीज़ होती है ना, उनके वो उलट जाते हैं डाययूरेनल रिदम, उनकी बॉडी में वो सारे जो फंक्शंस चल रहे होते हैं वो दूसरी तरतीब में चलने लगते हैं। तो मेरा यही सवाल था कि जिनकी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं वो बेचारे क्या करें, उनकी तो मजबूरी है। तो उसी हिसाब से अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों को एडजस्ट कर लें, आप उनके लिए क्लॉक रिवर्स कर दीजिए। सही, तो उससे भी आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, अपने रूटीन को। बहुत कुछ किया जा सकता है, सोल्यूशन सारी चीज़ों का है, अगर सही तरह से समझ के करें तो। सही। अच्छा डॉक्टर, इसके ट्रीटमेंट अगर हम करवाना चाहें, कोई भी आपके पास कोई ट्रीटमेंट के लिए आता है इनफर्टिलिटी की, तो कितना टाइम लगता है? उसके हर केस पे वेरी करता है, या फिर आप कह सकती हैं कि नहीं 2 से 3 साल आपको एक लग की ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करवाया फिर छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यही होता है कि जो आ रहे होते हैं ना, कहते हैं जी 2 महीने एक जगह ट्रीटमेंट कराया, 2 महीने एक जगह ट्रीटमेंट कराया, और ऐसे उन्होंने सालों गुजार दिए। डॉक्टर एक डॉक्टर पे नहीं रहते, वो 4 महीने 3 महीने फिर एक गैप दे दिया आपने, फिर किसी और को पास गए, तो इसकी क्या आप कहेंगी, क्या कहेंगी इस बारे में? एक ही डॉक्टर को पहले से आप अपना होमवर्क करो, एक डॉक्टर को चूज़ करो, और फिर उसको ट्रस्ट करो, और फिर उस जो कह रहा है उस ट्रीटमेंट को आप फॉलो करो। बहुत सारे हमारे पता बड़े मसले, ये दवा बहुत तेज थी, आपने 2 मुझे दे दी थी, मैंने नहीं खाई, मैंने तो 1 खाई। क्यों 1 खाई? आपको किसी वजह से 2 दी थी ना, तो आपको जो डोज दी है आप वही इस्तेमाल करो। फिर यूजुअली ये होता है कि हमेशा बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मैनी अ टाइम बहुत सारी चीज़ें हम एडजस्ट करते हैं, पहले तो हम ढूंढते हैं कि जी प्रॉब्लम है क्या। हमारे यहाँ एक रिवाज क्या है जी, शादी को 5 महीने हो गए, बच्चा नहीं हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फ़ौरन अंडा बड़ा करने वाली गोलियाँ देनी शुरू कर दी, वो आपने खटाखट बिल्कुल पीनट्स की तरह खानी शुरू कर दी। दैट्स नॉट राइट। वो गोलियां जो हैं उनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, उनकी अपनी एक लिमिट है। कहते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा आपको वो नहीं खानी चाहिए। हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं 12-12, 14-14 महीने वो दवाएं खा के आ रही होती है ना, और होता क्या है कि वो दवा की हर बंदे के लिए डोज मुख्तलिफ है, मेरे लिए कुछ और होगी, आपके लिए कुछ और होगी, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो एक ही डोज सब खा रहे होते हैं, कहते हैं जी मुझे तो इतनी दवाई दी, मेरा अंडा नहीं बना, तो बस फिर मैंने इलाज छोड़ दिया, घर बैठ गई। तो हर एक की एक डोज में नहीं बनेगा, ज़्यादा डोज भी देनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरी दवाएं ऐड भी करनी पड़ेंगी। सही है कि हर किसी का अपना ट्रीटमेंट आप खुद से घर में नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। और इस यहाँ पे मेरे ख्याल से ये एक मैसेज ही बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहिबा के, जिनकी नई नई शादी होती है उनकी फैमिली के लिए स्पेशली, कि फ़ौरन प्रेशराइज करना शुरू ना करें, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस्ड
और डिस्टर्ब रहने से उससे भी प्रेगनेंसी में फर्क आता है ना। और 1 साल वेट करें, हम 1 साल से पहले हम सजेस्ट ही नहीं करते कि ट्रीटमेंट करें। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 3 से 4 साल या 5 साल बाद भी कंसीव करते हैं, वो नेचुरली होता है। हाँ, उसमें तो लोग टेंशन में आते ही है ना, ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। 1 साल गुजर जाए, 1 साल में 80% लोग कंसीव कर लेते हैं, 2 साल में 90% कंसीव कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो अगर उसके बाद भी साल भर के बाद नहीं हो रहा, देन इट्स ओके, देन यू शुड कम और अपनी आप इन्वेस्टिगेशंस करा लें, टेस्ट पहले करें ना, देखें प्रॉब्लम है कहाँ। हमारे हस्बैंड में भी अगर प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट हम वाइफ को ही दे रहे होते हैं। हाँ, बल्कि बहुत सबसे सारी बड़ा वाइफ्स तो ना इस तरह आती है कि नहीं, वो तो हस्बैंड तो अपना टेस्ट कराने को ही नहीं तैयार है, आप बस मेरा इलाज कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा एक मसला है, क्योंकि पहले कोई बिल्कुल सही बात की डॉक्टर साहिबा ने कि हस्बैंड से कोई नहीं पूछता, ना उनसे कहीं से पूछा भी जाता है कि टेस्ट करवा लें, वाइफ के पास फौरन जाया जाता है, उन्हीं का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है ये कि आप क्यों किसी एक के साथ क्यों करवाते हैं, फिर बाद में आप कहते हैं कंसीव नहीं कर पा रहे। अच्छा डॉक्टर साहिबा के रमज़ानों में जो लड़की ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनसे कहा जाता है कि रोज़े नहीं रख सकती या नहीं रखने चाहिए, या रखें तो काफ़ी उनको कमज़ोरी का, वीकनेस का सामना करना पड़ता है, बच्चे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगी प्लीज़। देखो, रमज़ान में जो रोज़ा है ना, लाइक आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का अदरवाइज भी फैशन है ना, आप अदरवाइज भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हो कि जी इतने घंटे आपने कुछ नहीं खाना है। तो आप बेसिकली हमसे जब भी हमारे पेशेंट भी पूछते हैं ना, हम ये कहते हैं कि भाई आप अपनी हिम्मत देखो, अगर आप टॉलरेट कर सकते हो, रख सकते हो, गो अहेड डू इट। लेकिन अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने आपको एक ये फैसिलिटी दी है कि अगर आप नहीं रख पा रहे तो नहीं रखें, बाद में रख लें। तो अगर आपको, जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वैसी प्रेगनेंसी में आपको उल्टी मतली चल रही है, बहुत ज़्यादा होता है और गर्मी बहुत लगती है ना, और उसके साथ में फिर आप डिहाइड्रेट भी हो जाए, पानी भी नहीं पाए, वो फिर खतरनाक हो जाता है। तो उसमें बेहतर ये है कि ऐसी सिचुएशन है तो ना रखें, डायरिया वॉमिटिंग चल रही है ना रखें, है ना। तो वो आपके अपने ऊपर है, अगर आपको लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, नहीं रखे, अल्लाह ने तो आपको इजाज़त दी हुई है। लेकिन इससे कोई वीकनेस का ताल्लुक नहीं है कि अगर आप रखेंगे तो बेबी पे कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर आप पे कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी फ्यूचर में। अगर ये जैसे 12-13 घंटे वाला रोज़ा है उसमें इतना नहीं होता, जब बहुत जहाँ 18-18 घंटे के रोज़े होते हैं, 20-20 घंटे के रोज़े होते हैं, वहाँ पे रोज़ा आता है, वहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ सकता है। सही है जी, थोड़ा सा रेसिपी की जाने बढ़ेंगे। आप ये देखिए मैंने अच्छे से, अच्छा जी एक कॉलर भी मौजूद है हमारे पास, लोधरा से कॉलर हैं हमारे पास, उनसे बात कर लेते हैं और फिर हम आगे रेसिपी की जाने बढ़ते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी हम डॉक्टर से पूछना चाहेंगे कि जिल्द की भी डॉक्टर हैं या? ये जिल्द की नहीं, जिल्द की स्किन की डॉक्टर नहीं हैं, ये इनफर्टिलिटी की डॉक्टर हैं और आप गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, उस बारे में यहाँ बात कर सकते हैं इनसे। हेलो जी जी जी, कोई सवाल है आपका? जी जी आवाज़ तो आ रही है जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए मेरे भाई। अच्छा जी, अच्छा जी, टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ आप कम कर दीजिए ताकि हम आपको सही से सुन सकें मेरे भाई, और आप सवाल कीजिए यहाँ पे। चलें जी, आवाज़ शायद इनकी नहीं आ रही है, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे ये देखिए कीमे को मैंने अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से हमने गूंद लिया है, ठीक है, हाथ की मदद से ही। आप देखें बिल्कुल इस तरह से ये हो गया है। ऐसे ही ये बीफ का कीमा भी हो जाएगा सेम। इसमें मैंने आमचूर पाउडर भी ऐड किया और आखिर में इसमें मैंने ऐड किया 1 अदद अंडा, और अंडा ऐड करने के बाद मेरे पास है नॉर्मल जो हम घर में चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं वो आटा। आधा किलो में आप 1 मुट्ठी आटा यानी कि आधा कप आटा आप लेके इसमें डाल दीजिए, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। फिर आपने क्या करना है, डालडा कुकिंग ऑयल लिया मैंने, यहाँ पे से हाथों को मैंने ग्रीस किया है ऐसे, और आप इस तरह कबाब बना लीजिए इससे। नमक मिर्चें अपने हिसाब से आप इसमें कम भर्ती कर सकते हैं, नमक तो हस्बे जायका ही डालिएगा। मैंने आधा किलो में डाला है, 1 टीस्पून भर के नमक इसमें ऐड किया है मैंने, क्योंकि इसमें हम आटा भी डालेंगे तो इससे क्या होता है कि आपकी नमक मिर्चें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। थोड़ा तेज़ ही रखिएगा ताकि वो अच्छा रहे, क्योंकि जब आटा डलता है इसमें तो थोड़ा सा वो नमक और मिर्चों को अब्जॉर्ब भी कर लेता है। इस तरह से आपने हल्के हाथ से गोल गोल इसके कबाब बनाने ले हैं, लंबे लंबे, क्योंकि थोड़े से श्रिंक भी होंगे, थोड़े से छोटे हो जाएंगे। और हमने इसको फ्राई ऐसे करना है बहुत धीमी आंच पे, ऊपर से तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम स्लो फ्लेम करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। सही है जी, एक और बना के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से ऐसे आपने इसको हाथों की मदद से बनाना है, हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है अच्छे से। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ऑयल ले लेती हूँ हाथों पे, सही है। और उसके बाद
अच्छा, अगर इसमें आपको नमी लग रही है कबाब में, पहले तो आप इसको फ्रिज में रखिए लाजमी 1-2 घंटा 2 घंटा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि कबाबों में नमी बहुत ज़्यादा है या शेप सही नहीं होल्ड कर पा रहे हैं कबाब आपके, तो आप इसमें मज़ीद आटा ऐड कर सकते हैं या फिर ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जब आपके कीमे में नमी होगी और वो सही से ड्राई नहीं होगा, उसमें पानी होगा, तो वो शेप होल्ड नहीं कर पाएगा। सही है जी। ये देखिए इस तरह से हमने कबाब बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे 5-6 और बना लेती हूँ, 4-5, और फिर उसके बाद हम एक साथ इसको फ्राई कर लेंगे। सही है जी। डॉक्टर साहब आप कुछ बता रही थी इनफर्टिलिटी के बारे में, ये हमें क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं क्या? और एक कॉलर भी हमारे साथ थे ना जी, तो आप बताइए प्लीज़। हाँ, तो हम आपकी बात कट गई थी ना बीच में एक्चुअली। हाँ, आई थिंक हम यही बात कर रहे थे कि लाइक पहले जो है वो वजह ढूंढनी चाहिए और उसके बाद ट्रीटमेंट करना चाहिए, और ट्रीटमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम होना चाहिए। ये नहीं कि हस्बैंड में प्रॉब्लम है या ट्यूब्स बंद है, हम खातून खवातीन जो है उनको दवाएं खिलाती रहे ना, ये नहीं करना चाहिए। सही सही। अच्छा, और आपने भी बताया क्या कहते हैं कि अच्छा किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि केस आपका बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन बाद में सडनली आप कहते हैं कि आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है या सी सेक्शन करवाना पड़ता है, तो इसमें क्या इशू आता है? क्या ये एक मसला है कि आजकल हमारी लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल काम नहीं करती, चलती फिरती नहीं, जिसका वजह से एक बहुत बड़ा मसला है, कहते हैं कि जी आप नहीं सही मूवमेंट करते हैं इस वजह से? पता नहीं, देखो हर तरह की चीज़ें होती हैं। लेबर पेनफुल प्रोसीजर है, ठीक है। एक प्रॉब्लम मैंने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनसे हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही डिस्कस करते हुए चल रहे होते हैं ना कि जी आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना है, अपनी चॉइस होती है। नहीं, चॉइस तो नहीं, यूजुअली हम हर पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही लेके जाना चाह रहे थे अनलेस कोई प्रॉब्लम हो। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत डरे हुए होते हैं, बहुत होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमने नॉर्मल करनी नहीं है, ठीक है ना। तो वो बहुत थोड़े केसेस होते हैं और उनको भी हम यही इनकरेज करते हैं कि वो एपिड्यूरल ले लें, और एपिड्यूरल में क्योंकि उनको पेन का सेंसेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो उसके साथ में वो नॉर्मल की ही ट्राई करें। सही। अच्छा, मैं ये सवाल भी आपसे करूंगी कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन इससे पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ले लेते हैं। नसीम हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नसीम, कैसी हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा जी नसीम, कोई सवाल है आपका डॉक्टर साहिबा के लिए? जी जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहिबा से ये है कि मेरी बेटी है 19 साल की। अच्छा, 19 साल की बेटी है इनकी। सही जी जी। और वो मतलब मेंसेस से जब स्टार्ट हुई थी तो मतलब 7-8 साल बिल्कुल रेगुलर 8 डेज 7 डेज ही होती थी। 7 सही डेज में सही। मतलब नॉर्मल होती थी, लेकिन अब तकरीबन 1 साल से 1.5 साल से उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया कि जैसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने गैप आ जाता है। सही है जी। हाँ, अच्छा, 7-8 साल लेकिन पहले मैंने- आपने कहा कि नॉर्मल हुए हैं, ठीक है। हाँ, और मैंने सही। ना ये अल्ट्रासाउंड भी कराया है, अल्ट्रासाउंड में भी नॉर्मल रिपोर्ट आई है, और थायराइड का भी टेस्ट करवाया है, वो भी सब वो भी नॉर्मल है। नॉर्मल आया है। सही है। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। डॉक्टर ये कह रही हैं कि इनकी बेटी हैं, उनको पहले शुरू के 7-8 साल पे जो मखसूस अयाम होते हैं वो बिल्कुल ठीक आते थे, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल अब उनको कह रही हैं कि गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है, 2 से 3 महीने का गैप आ जाता है। इन्होंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट नॉर्मल आई है, थायराइड का टेस्ट भी करवाया है, वो भी बिल्कुल ठीक आया है। आप बताइएगा प्लीज़। देखो, हो सकता है ये पीसीओ डेवलप कर रही हूँ, हो सकता है बच्ची के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जिसकी वजह से एग्जाम एज पूछना चाहेंगे कि उम्र कितनी है बच्ची की? 19 आपने बताया था, आई थिंक 19 साल बताया था। 19 साल की एज है इनकी। तो हो सकता है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रेस की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से भी हो जाते हैं। सही। और पीसीओ भी हो सकता है, एनोव्यूलेशन, स्ट्रेस की वजह से एनोव्यूलेशन, एग नहीं रिलीज होता ना, तो उसकी वजह से पीरियड्स के दिन बढ़ तो जाते आपको सजेस्ट करेंगे इनको कि डॉक्टर के पास जाने के लिए, या फिर आप इनको सजेस्ट करेंगे कि कोई टेस्ट करवा लें स्पेशली? नहीं, टेस्ट तो इन्होंने ऑलरेडी कह रहे हैं ना, अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया है, वो भी ले लिया। देखो, पीरियड्स जो है ना बहुत लंबा लंबा ना आना बच्ची की अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जैसे अगर 2-2.5 महीने से ज़्यादा का गैप आ रहा है तो उस वक्त हम एक छोटी हल्की फुल्की सी एक दवाई दे देते हैं जिसके साथ उन्हें पीरियड्स आ जाते हैं। सही। अगर अभी हम ये ना करें ना और 4-4 5-5 महीने लोगों को जैसे पीरियड्स नहीं आते हैं वो उसको वैसे छोड़ दें, तो उसकी वजह से लेटर ऑन इन लाइफ बाद में जाके 50-60 साल की उम्र में जाके उनको अल्लाह ना करे बच्चेदानी का कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये इसलिए काफी अगर किसी serious को issue हाँ, है, तो अगर सही। इसलिए अगर किसी को ये प्रॉब्लम है ना, बच्चा नहीं भी चाहिए, लेकिन अगर पीरियड्स दिन बहुत ज़्यादा 1-2 महीने पे आ जाते हैं देन इट्स फाइन, फिर परेशानी की बात नहीं। लेकिन 3-3 4-4 महीने नहीं आते ना, देन उनको डॉक्टर के पास जाके दवा कंसल्ट लेनी करना चाहिए। सही जी। मेरी बहन, आप जाके प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, या फिर आप डॉक्टर साहिबा के पास ही जा सकती हैं, कराची में ही होती हैं ये भी, तो आप इनके पास ही विजिट कर सकती हैं। और प्लीज़ जब कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम आपको इस तरह की दरपेश आती है तो फौरी उसका इलाज करवा लीजिए, प्रोलॉन्ग ना कीजिए उसको बाद के
प्रॉब्लम से बेहतर है कि आप पहले ही उस बीमारी के पास आप उसका हल निकाल लें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पैन में डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया है, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए, डालडा कुकिंग ऑयल हम सब जानते हैं पिछले 80 साल से भी ज़्यादा माओं का भरोसा है डालडा, क्योंकि जब डालडा की बात आती है तो नाम आता है एतमाद का और भरोसे का जिक्र आता है, और हमारे जहन में सबसे पहले यही ख्याल आता है। और जहाँ हम कहते हैं इस रमज़ान होती है इबादतें भी ज़्यादा, मोहब्बत भी ज़्यादा, बरकतें भी ज़्यादा, तो डालडा के साथ आप कीजिए बचत भी ज़्यादा और डालडा से सजाइए अपना दस्तरखान, ईद का भी और अफ्तार का भी और सहरी का भी। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया डालडा कुकिंग ऑयल, ठीक है। उसके बाद मैं इसको पैन को गर्म करूँगी और जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें कबाब आप देखिए मैंने इस तरह से बना के रख लिए हैं पतले, और थोड़े से लंबे बनाए क्योंकि ये श्रिंक होंगे, और ये हम इसमें यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। डॉक्टर साहिबा से मैं सवाल कर रही थी, डॉक्टर साहिबा के कॉलर आने से पहले, कि आपने कहा कि एपिड्यूरल ले लेते हैं, ठीक है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, सही तरह लगाया जाए। बाहर हम जब इंग्लैंड में काम कर रहे थे, हम हर पेशेंट को ऑफ़र करते थे, ज़्यादातर पेशेंट ऑप्ट करते थे उसके लिए, स्पेशली पहली जिसकी डिलीवरी हो, वो बहुत पहली लेबर बहुत लंबी होती है ना, तो उसमें इट्स अ ब्लेसिंग कि अगर आप दे देना। लेकिन जो कहते हैं कि आपको लाइफ टाइम बैक का पेन रहता है और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, या आपके जॉइंट्स इशू हो जाते हैं, ना बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल गलत कहते हैं, इस तरह नहीं होता। आप अगर हमने ना बल्कि स्टडी की थी कि जो वो लोग जिनको ये बैक में इंजेक्शन लगा और वो जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई उनको तो इंजेक्शन नहीं लगा था ना, आप देखिए पूछिए अपने इर्द गिर्द भी, हर शख्स जो है जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज भी हुई है बैक में पेन उनको भी होता है। तो ये रीज़न क्या होता है? बैक में देखो ना, वक्त के साथ हमारा पुअर पोस्चर होता है, हम लोगों को सीधा बैठना सिखाया नहीं जाता, हम कभी झुक के बैठे हैं, टेढ़े बैठे हैं, पोस्चर प्रॉपर नहीं है, कैल्शियम हम सही नहीं लेते, सन को एक्सपोजर नहीं है, तो विटामिन डी की कमी है हमारे अंदर, एंडेमिक है, हर किसी को है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है कमर का दर्द, एकदम से नहीं होता। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की कमी हर दूसरी मैं कहूँगी खातून के अंदर है, हर दूसरी औरत में है, इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि कहते हैं कि विटामिन डी की आप सप्लीमेंट्स लें, या फिर दूध हम जिस तरह के इस्तेमाल करते हैं, तो ये बड़ा सवाल है कि दूध हम कौन सा इस्तेमाल करें, खुला दूध इस्तेमाल करें या हम दूसरे नॉर्मल पैकेट के दूध इस्तेमाल करें, तो हम कैसे अपनी ग़िज़ा का ख्याल रख सकते हैं और विटामिन डी कैसे पूरा कर सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट? उसका मेन जो सबसे नेचुरल तरीका है वो तो एक्सपोजर टू सन है कि आप धूप में, आपकी खुली स्किन के ऊपर धूप की रोशनी पड़नी चाहिए, शीशे के थ्रू नहीं, डायरेक्ट सनलाइट। अच्छा, शीशे के थ्रू नहीं। आजकल कहाँ है, आजकल देखो ना घरों में, गर्मी में हल्का सा निकले बाहर तो सर्दी में भी नहीं होता ना, आपके घर में कहाँ है, बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई है, कोई एक्सपोजर ही नहीं है, सूरज की रोशनी घर के अंदर आती ही नहीं है। आप देखो, मैं अपने, मुझे याद है कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी उस ज़माने में मैंने बच्चे देखे थे जिनको विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती थी ना, रिकेट्स हो जाता था। उसके बाद में फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो गया होना आना, बिल्कुल वो वाले केसेस देखने ही हो गए। अब दोबारा से मैंने वो वाले केसेस हमें नज़र आते हैं। वजह क्या है ना कि अब वो बिल्कुल कंजेस्टेड से कंजेस्टेड होता जा रहा है, छोटे छोटे फ्लैट, अपार्टमेंट्स हैं या फिर घरों में भी बाहर सहन नहीं है, बचने का भी रिवाज हो गया, रंग काला हो जाता है, रंग काला हो जाएगा, धूप में नहीं जाते, तो उसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम बना रहे हैं इसमें कच्चे कीमे के कबाब, अब बना चुके हैं हम, तो आप देख सकते हैं कितने मज़े के यमी लग रहे हैं ये कबाब, और आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि चिकनी कबाब सॉफ्ट नहीं होते, लेकिन आप ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बने हैं ये कबाब। और कीमे के भी बनाएंगे ना बीफ में, अगर मटन में, तो भी ये इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। इसको आप मेहरान की केचप के साथ, मेहरान के चिली गार्लिक सॉस के साथ, या फिर मेहरान की ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, और साथ में कोक ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान का मैजिक ही साथ मिल बैठ के खाने में है, और कोक ना हो तो फिर मज़ा रहता नहीं है वैसा। और मेहरान के बारे में मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे जितनी मैंने स्ट्रेट स्पाइसेस यूज़ किए हैं, यानी कि नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर, ये सब मैंने इस्तेमाल किया है मेहरान का, क्योंकि मेहरान में किसी भी किस्म के जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स शामिल नहीं होते, एडेड फ्लेवर्स नहीं होते। और मेहरान की सॉसेस की एक बहुत बड़ी रेंज है, और 45 से भी ज़्यादा ममालिक में मेहरान के प्रोडक्ट्स को पसंद किया जाता है। अब कराची में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं इनके क्रशर्स, अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन जाके ऑनलाइन स्टोर से ले सकते हैं, किसी भी इजीली वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। और रेसिपी हमारी रेडी है। साथ साथ मैं डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, नॉलेज भी दी हमें, जो मिस्टेक्स हम करते हैं उसके बारे में आपने हमें आगाह किया। थैंक यू सो मच। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक बात कर रहे थे जिसमें आपने कहा था कि डाइट का ख्याल रखें, जो आयरन की कमी हो जाती है प्रेग्नेंट खवातीन में, उसके बारे में मैं चाहूँगी आप ऑन एयर बता दें। देखो, आयरन के लिए ना, ये प्रेगनेंसी होने का इंतजार नहीं करो कि जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उसके बाद आयरन लेंगे। बच्चियों को की डाइट में आयरन पहले से कर दो। जब भी आप एक कबाब बना रही है ना, आपने कहा था ना बीफ में बनाएगा तो बहुत अच्छे बनते हैं, तो वो बीफ वाले कबाब ही बच्चियों को खिला दीजिए, क्योंकि बीफ जो है वो रेड मीट जो होता है ना, गाय या बकरे का जो गोश्त होता है, उसमें आयरन बहुत होता है। वाइट मीट में इतना नहीं होता। तो आप गोश्त के जो है वो
वो उनकी डाइट में बढ़ा दें, नहीं बढ़ा सकते तो चलो सप्लीमेंट्स ऐड कर दीजिए, अंडे की जर्दी दे दीजिए, पालक साग ये वाली चीज़ें दे दीजिए ना, तो उनमें आयरन बहुत होता है, तो वो उनको खिलाना शुरू कर दीजिए। सही। अच्छा, एक ये मिथ भी तो होता है डॉक्टर साहिबा कि अगर आयरन ज़्यादा खाएंगे तो बच्चे का रंग जो है वो दबा हुआ पैदा होगा, यानी कि सांवला होगा। वो जेनेटिक होता है बच्चों का। आप देखें ना, जो जिनका स्किन कलर ब्लैक है, यानी कि ये अफ्रीकन मिथ है, सिर्फ कहने की बातें हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। आप अगर आयरन सप्लीमेंट से बचना है आपने तो आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, रेड मीट खाइए, आयरन बहुत ज़्यादा होगा उसमें। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर साहिबा। और हमारी रेसिपी तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, बताइए कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।